मुझे दरअसल पढ़कर भाषण देने की आदत नहीं है। हम लोग भाषण देने का कहीं ट्रेनिंग नहीं लिए हैं। जो दिल में बात है सो बोल देते हैं, और जो आपके दिल में है दोनों मिल जाता है तो लोगों को अच्छा लगने लगता है। साथियों, ये औपचारिकता थी, दिल की बात अभी शुरू नहीं हुई। दिल की बात वहां से शुरू होती है जहां औपचारिकता खत्म हो जाती है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो क्लासरूम के गेट के सामने बार बार मैडम सिखाती थी कि अच्छा कोई बात नहीं बच्चों, बाप रे बाप इना गोसाई भाई, इना तो नीतीश जी गोसाई रहलखिन आजकल। तो औपचारिकता क्या होती है कि क्लासरूम में जब आप प्रवेश करने लगते हैं तो मैडम सिखाती थी कि बोलो मे आई कम इन मैडम। तो हम लोग को सीखने में वक्त लगता था, तो हम लोग कहते थे मैडम अंदर आ जाएं। औपचारिकता चीज ही ऐसी होती है जिसको सीखने में वक्त लगता है। इसीलिए हमने अपने जीवन में सीखा है कि औपचारिकताओं में नहीं फंसना है, सीधे दिल का रिश्ता कायम करना है। और मैं आपके बीच किसी औपचारिकता के सीधे दिल की कुछ बात आपसे कहने के लिए आया हूँ। पहली बात तो ये, मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं लखनऊ में आकर के, मधेपुर में आकर के, झंझारपुर में आकर के, बेगूसराय से चल करके यहाँ आपको यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताऊं। ये तो वही बात हो गई ना कि दिया जो है वो सूरज को रोशनी दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप 365 दिन यहीं रहते हैं, हम तो चुनावी सभा में आए हैं। तो आपका जो दर्द है वो आपसे बेहतर कौन जान सकता है? हम नहीं जान सकते हैं ना। आप जब रास्ते से निकलते हैं तो कौन कौन सड़क टूटा हुआ है, किस किस खंभे पे बल्ब नहीं जलता है, कौन कौन अफसर घूस लेता है, कौन कौन घूसखोर अफसर है, कौन मुखिया बढ़िया है, कौन मुखिया खराब है, कौन नेता अच्छा है, कौन नेता खराब है, आपसे बेहतर हम जानेंगे? नहीं जान सकते हैं ना। तो पहली बात तो ये कि हम आपके बीच ज्ञान छांटने के लिए नहीं आए। आप सब लोग खुद ही बहुत ज्ञानी लोग हैं, और ये मिथिला की पावन धरती है, और मिथिला की धरती के बारे में तमाम शास्त्रों में चर्चा है कि ये माता जानकी की जन्मभूमि है। और अगर साहित्य की आप बात करें तो ये महान विद्वान मंडन मिश्र की धरती है। ये वो इलाका है जहाँ की लोक कहानियों में गोनू झा की कहानियां मशहूर हैं। अगर आप साहित्य की चर्चा करेंगे तो ये वो इलाका है जहां कविवर विद्यापति का जन्म हुआ। और अगर आप जन आंदोलनों की बात करेंगे, जन कवि की बात करेंगे, तो ये बाबा नागार्जुन की धरती है। इस महान धरती को मैं नमन करता हूं, इसको नमस्कार करता हूं। आप तमाम सुधीजनों को और मिथिला के लोग जिनके जीवन में मिठास है, पहली बार हम इतना जोर से किसी मैथिल को घुसाते हुए दिखे। यहाँ तो लोग आपस में झगड़ा भी करते हैं तो आधा घंटा के बाद पता चलता है कि लड़ रहे थे दोनों आपस में। अब आप बताइए कि बाहर से आकर के, हालांकि मैं बहुत बाहर से नहीं हूँ, हमारा इलाका भी मिथिला में ही आता है, और हमारे यहाँ के एक नौजवान देखिए बिहार पुलिस का नौकरी करते हैं, इनका बेगूसराय घर है डंडारी। तो बहुत बाहर से नहीं है, कम से कम उत्तर प्रदेश से तो नहीं ही आए क्या? कल जो है, कल हम अभी प्रचार सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश से कोई आने वाला है। कौन आ रहा है? आप मिथिला के लोग बोलिएगा योगी उसको। मिथिला के लोगों को उसको योगी कहने का जरूरत नहीं है। मिथिला के लोग खुद ही धर्म कर्म में विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ सिमरिया घाट में कल्पवास मेला लगता है। 1 महीना मैथिल लोग जाकर के वहाँ गंगा स्नान करते हैं कार्तिक महीने में, और गंगा किनारे रहते हैं।
तो आप लोग खुद ही धर्म कर्म करने वाले लोग हैं। वो योगी है। हर पीला चीज सोना नहीं होता है, समझे? और हर भगवा पहना इंसान संत नहीं होता है। हरिशंकर परसाई ने एक कहानी लिखी है और हमने पढ़ा है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, भेड़ और भेड़िया। उस कहानी में हरिशंकर परसाई बताते हैं कि जब चुनाव होने का ऐलान हुआ जंगल में तो सियार बहुत परेशान हो गए। सियार ने कहा भेड़िए को जाकर, ये भाई अब तो चुनाव होगा, अब भेड़ की संख्या ज्यादा है तो ये लोग अपना नेता चुन लेगा तो तुम्हारा राजकाज खत्म। तो लोमड़ी बोला कि घबराओ मत, एक उपाय है, भेड़िया के माथे पे टीका लगा दो और मुंह में घास टांग दो। इससे भेड़ों को ये लगेगा कि भेड़िया शाकाहारी हो गया है। मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूं कि बगल में है गोरखपुर और वो जो मठ है उस मठ का नाम है गोरखधाम, और वो जो परंपरा है वो मूर्ति पूजा नहीं करता है, ये दर्शन की बात है। और वो एक ऐसा मठ है जहां पे निर्गुण भक्ति की जाती है, सगुण भक्ति नहीं की जाती है। सगुण और निर्गुण का फर्क समझते हैं ना? मिथिला के लोग हैं आप लोग, यहाँ मंडन मिश्र पैदा हुए हैं, शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में आपने हराया है, तो निर्गुण भक्ति होती है। आप मुझे बताइए कि निर्गुण भक्ति करने वाला एक इंसान मारने काटने की बात कर सकता है? इसीलिए मैंने कहा कि हर पीला चीज सोना नहीं होता है और हर भगवा वस्त्र पहना इंसान योगी नहीं होता है। और याद रखिएगा इस बात को कि ये सीता जी की धरती आप कहते हैं, तो सीता जी का हरण भी रावण ने साधु का वस्त्र पहन करके किया था। इस बात को याद रखिएगा। और ये बात मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूं? ये बात मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि इधर उधर की बात नहीं करनी है। इधर उधर की बात इसलिए नहीं करनी है कि हमको अपने मुद्दे पे टिका रहना है। लोग आएंगे, चुनाव का वक्त है, आपके सर के ऊपर उड़न खटोला उड़ेगा, लेकिन आपको अपनी पैर अपनी जमीन पे टिकाए रखना है। आपको ये सोचना है कि ये चुनाव जब हो रहा है तो ये इधर उधर के मुद्दे पे नहीं होगा। ये चुनाव अगर होगा, अगर झंझारपुर में हम वोट दे रहे हैं तो हम झंझारपुर के मुद्दे पे वोट देंगे, ये बात आपको अपने दिमाग में रखना होगा। और झंझारपुर का मुद्दा क्या है? झंझारपुर का मुद्दा ये है कि तमाम नेता आए, तमाम वादे करके गए, लेकिन झंझारपुर आज भी जिला नहीं बना है। बन गया क्या? नहीं बना ना। झंझारपुर का मुद्दा ये है कि यहाँ पे फैक्ट्रियां खुले, मंत्री भी हो गए आपके इलाके के, लेकिन यहाँ फैक्ट्रियों की शुरुआत नहीं हो पाई। और जब हमारे इलाके में रोजगार की संभावना नहीं होती है तो क्या होता है? हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और जब हम बीमार होते हैं तो इलाज कराने के लिए भी हमको बाहर जाना पड़ता है। मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हमारे भीतर प्रतिभा है, हमारे ही बच्चे कोटा में पढ़ भी रहे हैं और हमारे ही बच्चे कोटा में पढ़ा भी रहे हैं, तो फिर कोचिंग कोटा में क्यों चल रहा है, मधुबनी में क्यों नहीं चल सकता है? ये सवाल मैं आपसे करने के लिए आया। मैं ये पूछने के लिए आया हूं कि बिहारियों के भीतर जब इतनी प्रतिभा है कि देश का सबसे कठिन परीक्षा होता है यूपीएससी, और उस यूपीएससी में सबसे ज्यादा बिहारी बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अगर हमारी प्रतिभा से हम दुनिया में जाकर के अपना नाम कर सकते हैं, अगर केरल की एक बच्ची, बिहार की एक बच्ची केरल में जाकर के टॉप कर सकती है, तो आप मुझे बताइए कि बिहारी विद्यार्थी जो ग्वालियर में इंजीनियर बनता है, भोपाल में इंजीनियर बनता है, उसको गुड़गांव में नौकरी करने की क्या जरूरत है? वो मुजफ्फरपुर में भी नौकरी कर सकता है, मुजफ्फरपुर को भी गुड़गांव बनाया जा सकता है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती है।
जब महागठबंधन तैयार हो रहा था तो कई तरह के प्रश्न उछाले गए। प्रश्न उछाला गया, ये साहब आपकी पार्टी को बहुत कम सीट मिला है। हम बोले देखिए क्या है, हाथ है, उंगली बड़ है छोट है, लेकिन ये बड़ उंगली छोट उंगली मिल करके जब एक साथ हो जाता है तो मुट्ठी बन जाता है। ये एकता का प्रतीक होता है। हर किसी की अपनी भूमिका होती है। जैसे गाड़ी में हॉर्न की अपनी भूमिका होती है, स्टीयरिंग की अपनी भूमिका होती है, टायर की अपनी भूमिका होती है, इंजन की अपनी भूमिका होती है। बताइए, टायर निकाल दें तो गाड़ी चलेगी, और टायर लगा दें और इंजन निकाल दें तो गाड़ी चलेगी। इसी तरह से समाज की संरचना तैयार होती है, और समाज की संरचना में हमको ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र ने चाहे अमीर हो या गरीब सबको बराबरी का अधिकार दिया है। बोलिए दिया है कि नहीं दिया है? जूता कंपनी का मालिक है बाटा, और यहाँ जो आपके चौक पे जूता सीता है आपके गांव का कोई व्यक्ति, दोनों का वोट बराबर है कि नहीं है? चाहे बूढ़ा का वोट हो या नौजवान का वोट हो, बराबर है कि नहीं है? घर में आप भले महिला के साथ बराबरी का बर्ताव नहीं करते होंगे, लेकिन महिला का वोट भी एक होता है और पुरुष का वोट भी एक होता है। ये जो बराबरी का अधिकार हमको हमारे संविधान ने दिया है, इस बराबरी के अधिकार को आज पलटने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश किया जा रहा है कि जो देश के धन कुबेर हैं वो लोकतंत्र को अपनी गुड़बी बना करके रख लेना चाहते हैं। इसीलिए मैं जब आपके सामने आज खड़ा हूँ तो हमारे सामने दो चुनौती है। पहली चुनौती ये है कि जब हम 3 तारीख को वोट देने के लिए जाएं तो हम अपने मुद्दों को याद रखें। और हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि पढ़ने लिखने के बावजूद, इंजीनियरिंग करने के बावजूद, ITI करने के बावजूद, पॉलिटेक्निक करने के बावजूद, टेक्निकल एंड होने के बावजूद हमारे बच्चों को आज रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारा मुद्दा यह है कि दिन रात किसान खेतों में पसीना बहाता है, और आपके ही इलाके का मामला है ना कि खराब फसल था, सरकार ने किसान से बिना पूछे उसके फसल को उखाड़ दिया, नहर खोदना शुरू कर दिया और किसान को सही तरीके से मुआवजा नहीं दिया गया। आप देखिए कि लगातार किसानों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार और अन्याय होता है। आप देखिए कि मजदूरों को किस तरीके से मजदूरी नहीं मिलती है। आप देखिए कि समाज में जो कमजोर लोग हैं किस तरीके से धीरे धीरे उनके मन में यह बात बैठना शुरू हो गया है कि सरकार किसी की बन जाए, हमारा जीवन नहीं बदलने वाला है। ऐसा बात मन में बैठ गया है कि नहीं बैठ गया है? ऐसा लगने लगा है ना कि चुनाव आता है, स्टेज लगाता है, नेता भाषण देता है, मदारी जैसा डमरू बजाता है और फिर चला जाता है। हम यहीं के यहीं रह जाते हैं, समस्या जस की तस रखी रह जाती है। ये आपके मन में बैठने लगा है कि नहीं बैठने लगा है? ये दोहरी साजिश है। पहली साजिश ये है कि आपको आपके मुद्दों से भटका दिया जाए, और दूसरी साजिश ये है कि सरकार चुनने की जो आपकी क्षमता है, जो आपकी शक्ति है, वो शक्ति, वो विश्वास आपसे छीन लिया जाए। एक कहानी मैं आपको बता देता हूँ। जब हाथी का बच्चा पकड़ा जाता है तो उसके पैर में लोहे की एक चेन डाल दी जाती है, और वो बच्चा बार बार कोशिश करता है कि लोहे की चेन को इसको तोड़ दे, लेकिन चेन मजबूत होता है और बच्चे की शक्ति कम, वो चेन नहीं तोड़ पाता है। वक्त बदलता जाता है, हाथी का बच्चा बड़ा होने लगता है, चेन छोटा होने लगता है, लेकिन हाथी के बच्चे के दिमाग में बड़े हो जाने के बावजूद भी ये बात बैठ जाती है कि वो चेन नहीं तोड़ सकता है। इसी तरीके से मानसिक गुलामी हमारे दिमाग में डाली जाती है, और जब हम चेन तोड़ने की स्थिति में भी हैं तब भी हमारे मन में ये डाल दिया जाता है कि हम चेन नहीं तोड़ सकते हैं। तो मैं आपको भरोसा दिलाने के लिए आया हूँ कि ये बिहार है, ये वो धरती है कि जब जब देश को जरूरत हुई है हमने जन आंदोलन की अगुवाई की है। ये बिहार की धरती है। हमने देखा है कि दशरथ मांझी ने एक छेनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया था। अगर आपके अंदर भरोसा है तो यह सरकार बदल सकती है। आपको संकल्प लेने का जरूरत है। बोलिए, आप संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये सरकार आपको बदलनी है कि नहीं बदलनी है? और ये सरकार हमको इसलिए बदलनी है कि हमको एक तरफ अपने मुद्दों की रक्षा करना है, हमको इस बात के लिए वोट करना है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलाए, हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं
उनको समय पे वृद्धा पेंशन मिले। हमारे जो टीचर हैं उनको, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको अस्थायी किया जा सके, समान काम का समान वेतन लागू किया जा सके। जो आंगनबाड़ी और आशा वर्कर हैं उनको सही वेतनमान दिया जा सके। और हमारे यहाँ विकास के नाम पे जो झूठ बोला गया है उस विकास की गंगा को सही मायने में जमीन पे उतारा जा सके, ये संकल्प के लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आपने देखा है कि चुनाव हो जाता है, वोट दे देते हैं, बाद में पता ही नहीं चलता है कि नेता चुन करके भेजे छे कौन छाप से, स्टेज पे बैठ गया है कौन छाप। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोग टीवी में देखते होंगे, अभी राजस्थान में आप देख रहे थे ना, 1 महीना तक कांग्रेस अपने विधायक को रिजॉर्ट में रखे हुए था और भाजपा अपने विधायक के रिजॉर्ट में रखे हुए था। पता नहीं कौन को नाम चला जाएगा विधायक। तो ये बात हमको गंभीरता से समझनी होगी कि सिर्फ अपने मुद्दे पे वोट नहीं करना है, ऐसे व्यक्ति को भी वोट करना है जो कम से कम जीतने के बाद रिजॉर्ट नहीं खेलेगा। बोलिए राम नारायण जी, रिजॉर्ट खेलेंगे? ये व्यक्ति पे आपको लगता है कि रिजॉर्ट खेलेगा? अगर रिजॉर्ट खेलना होता है इस इंसान को तो ये हाई स्कूल की नौकरी छोड़ करके लाल परचम अपने हाथ में नहीं थामे होते। कम से कम इतना भरोसा आप तमाम लोगों को है कि इस देश में जो वामपंथी पार्टियां हैं वो बिकाऊ नहीं है, उसके नेता को कोई खरीद नहीं सकता है। अगर ऐसा होता तो आपको नहीं लगता है कि जो गृह मंत्री है सोचता होगा कि हम विद्यार्थी लोग को भी पटा लें, किसी दिन 5 स्टार में खाना खिला दें और सवाल पूछना बंद कर दे। तो हमने उनको कहा कि साहब, गरीब घर में जरूर पैदा हुए हैं लेकिन बेईमान के घर में नहीं पैदा हुए हैं। आप आयरलैंड खरीद लीजिए, आप द्वीप खरीद लीजिए, आप चंद्रमा पे जमीन खरीद लीजिए, लेकिन हम इस बिहार की मिट्टी में पैदा हुए हैं जहां कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए हैं। हमारा ईमान बिकाऊ नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिस मिट्टी में भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जहां गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जहां स्वामी सहजानंद सरस्वती पैदा हुए हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जहां बाबू वीर कुंवर सिंह पैदा हुए हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जहां बत्तख मियां और पीर अली पैदा हुए हैं। बिहार वो धरती है, जब जब इस देश को कुर्बानी की जरूरत पड़ी है, बिहारियों ने आगे बढ़ करके फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा है। और आज अपनी आजादी को बचाने के लिए, अपने आईन की रक्षा करने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए, और वो बच्चे देखिए पेड़ पे जो बैठे हुए हैं, वो बच्चे जो पेड़ पे बैठे हुए हैं, उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए आपको मतदान करना होगा। बोलिए 3 तारीख को सरकार बदलने के लिए वोट कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? सरकार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो 3 तारीख को जाइएगा और 3 नंबर पे आपको राम नारायण जी मिलेंगे। 3 तारीख को 3 नंबर पे बटन दबा करके झंझारपुर को 1 नंबर पे पहुंचाने का काम कीजिए। विकल्प मैं आपसे करने के लिए आया हूं और यह बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं। देखिए, बूंद बूंद घड़ा भरता भी है और बूंद बूंद घड़ा खाली भी होता है। इसीलिए जैसे एक एक ईंट को जोड़ने से घर बनता है, वैसे ही एक एक विधायक को जिताने से बहुमत बनता है। इसीलिए मन में कोई धरी धोखा नहीं, कोई धरी धोखा नहीं। सामने एकदम आर पार की लड़ाई है। इस तरफ हम खड़े हैं जो बिहार को बदलना चाहते हैं, उस तरफ वो खड़े हैं जो बिहार को 30 साल पीछे धकेलना चाहते हैं। और हमको पूरा भरोसा है कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होगा। और परिवर्तन करना इसलिए जरूरी है, यहाँ बुजुर्ग माता बैठी हुई है, रोटी बनवे घड़ी पलटे पड़े छे नकरा, आ नहीं पलटवे तो जहर जीते। तो 15 साल हो गए, पलट देखे चाहिए। तोहर आशीर्वाद है ना, बस पलट देना है। इस बार पलट देना है, सरकार बदल देना है। यही संकल्प लेकर के हम आपके पास आए हैं। और आखिरी गुजारिश के साथ, देखिए, जोश बहुत बढ़िया होता है, जोश बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अरे हम बेगूसराय ठेठ मैथिली बोले हो। बेगूसराय का लोग शुद्ध मैथिली नहीं बोलता है, हम लोग ठेठ मैथिली बोलते हैं।
तो मधुबनी की धरती पे आकर के ठेठ मैथिली बोलेंगे तो मैथिली भाषा का अपमान हो जाएगा। अब मोदी जी हम हैं नहीं कि कागज में लिख करके जो है अहाँ सबको गोर लागे छी, है कि नहीं। हम ठेठ मैथिली बोलते हैं, आप लोग शुद्ध मैथिली बोलते हैं। दूसरे जगह पे तो बोल भी लेते, लेकिन आप लोग चूंकि मैथिली के झंडा बरदार हैं, मैथिली को जो है भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की सूची में शामिल कराने का संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए हमको मैथिली बोलने में थोड़ी घबराहट हो रही है। तो मैं ये कह रहा था कि जोश ठीक बात है, लेकिन खाली जोश से काम नहीं चले वाला है। जे नौजवान लोग चाहो फोटो खिंचाबो बड़ बढ़िया, फेसबुक लाइव करो बड़ बढ़िया, मोटरसाइकिल पर इनकलाब जिंदाबाद बड़ बढ़िया, लेकिन ई हवा अगर एटीएम मशीन तक नहीं पहुंचले तब मामला गड़बड़ाई। परीक्षा जीते, परीक्षा पास करे खातिर ला 35 नंबर का अगर जरूरी है, 34.5 ले लिए, 34.5 ले लिए, तैयो फेल न कह देबै। अपन चुनाव केना होइ छै, 1 वोट से हार आ 1 वोट से जीत। तो आप लोगों की जिम्मेवारी सिर्फ रैलियों में आकर के समाप्त नहीं होती है। आपकी जिम्मेवारी ये है कि आप मतदाता तो हैं ही, आपको बिहार बदलने के इस जन आंदोलन में कार्यकर्ता भी बनना पड़ेगा। बोलिए बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जैसे त्योहार होता है ना, जना पबनी हो मैयो एकदम ओनाही तैयार हो पुतौह जोर के छौड़ा सब कहे बेसी दूर अगर पूछ है मोटरसाइकिल पर बैठा के ले चल। पहला काम मतदान कीजिए, और ये मतदान इस बात का संदेशा होगा सिर्फ देश को ही नहीं पूरी दुनिया को कि लॉकडाउन के दौरान हमारे बिहार के लोगों के साथ जो अपमान किया गया है उस अपमान का हम बदला लेने जाएंगे और इस सरकार को बदलेंगे। यह बदलाव होगा, इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों का आशीर्वाद हमको मिला है, और अगर आपका आशीर्वाद मिला है, आपका समर्थन मिला है, तो हमको पूरा भरोसा है कि 10 तारीख को बिहार का सरकार बदल जाएगा। बोलिए बदल जाएगा ना। माला पहना दें, आपके भरोसे पहना दें, बात खाली नहीं जाएगा ना। ठीक है, तो आपकी तरफ से हम राम नारायण जी को माला पहना रहे हैं और हाथ जोड़ करके यहाँ सब लोग विनती करे एक मान रखबे, अपन इलाका का मान रखबे और गरीब का बेटा विधानसभा पहुंचेबे। बहुत बहुत